हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हमने बात की थी सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की, जिसके अंदर हमने देखा कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स को हमने बहुत अच्छे से सीखा। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमें स्पेसिफिकली मेंशन करने होते हैं। अगर वो मेंशन नहीं किए हुए तो मान लिया जाएगा कि वो मेंशन ऑलरेडी बुक्स में कंसिडर किया हुआ है। अब जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरह से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट मींस कब कहेंगे हम कि एक बैलेंस शीट क्वालिटेटिव इन नेचर है, एक बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है, जब उसके अंदर ये फीचर्स, ये चीजें कंसिडर की ही होंगी। अगर ये सारी की सारी चीजें कंसिडर की गई हैं, दैट सिंपली मींस कि वो बैलेंस शीट आपकी क्वालिटेटिव इन नेचर है, उस पर भरोसा इजीली किया जा सकता है, वो डेटा कंसिडर किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले दिखा हुआ है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Qualitative characteristics are attributes that makes the information provided in the financial statement useful to the users। कि जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूजफुल है किसके लिए? यूजर्स के लिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले कहता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब आप बताइए, बैलेंस शीट समझने के लिए पहली बात तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो कम से कम आपको एक अकाउंटेंट होना होगा। अब आप सोचिए, इट मींस आपको अकाउंट्स की नॉलेज होगी तब जाके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। बट क्वालिटेटिव बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जिसे एक लेमैन भी समझ सके, जिसे कॉमन मैन भी समझ सके। इट मींस आपको बैलेंस शीट या बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आपको उसे इस तरह से प्रेजेंट करना है, आपकी जो प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसे एक कॉमन मैन भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके, एक कॉमन मैन भी उसके बारे में समझ सके कि वो लिखा क्या है। उसे सिर्फ वर्ड्स का पता होना चाहिए, वो समझ सके कि ये है क्या चीज। फर्नीचर है तो कितने का लिखा हुआ है, मशीनरी है तो कितने की लिखी हुई है, कैश कितना है, उसके पास असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। असेट्स एंड लायबिलिटीज को अच्छे से एलोकेट किया हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हो, अच्छे से प्रेजेंट किया हो। आपकी बैलेंस शीट इस प्रकार होनी चाहिए। क्लियर है बात? इसी को हम नाम दे रहे हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक, लिखा हुआ है एन इसेंशियल क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट इट इज मस्ट बी रेडली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स। यूजर इसे आसानी से समझ सके, क्योंकि जब तक यूजर समझेगा नहीं तब तक वो आपकी कंपनी के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो आपके तभी बने रहेंगे जब उन्हें बैलेंस शीट समझ में आएगी, जब उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली बिजनेस ग्रो कर रहा है, ना कि बिजनेस डूबने वाला है। और वो कैसे पता लग गया? जब आप सारी इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल प्रोवाइड करो। For this purpose, it is assumed that users have the reasonable knowledge of business, economic activities and accounting and study the information with reasonable diligence। इट मींस माना जाएगा उसे इंफॉर्मेशन है, उसे पता है रीड कैसे करना है, बट आपको उसे इस स्थिति में, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आपको इस तरह से आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है कि वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। Information about complex matters that should be included in the financial statement because of its relevance to the economic decision making needs of users should not be excluded merely on the ground that it may be too difficult to for certain users to understand। वो कहना चाह रहा है कि देखो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी जो बहुत टफ होंगी, बहुत डिफिकल्ट होंगी एंड यूजर के समझने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि आप उसे हटा दो, इसलिए हटा दो क्योंकि एंड यूजर नहीं समझ पाएगा इसलिए आपने उसे हटा दिया। नहीं, आपको फैक्ट्स नहीं हटाने, आपको इंफॉर्मेशन नहीं हटानी। ये नहीं, इट मींस आपको ये कोशिश करनी है कि सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल हो, आपको सारे फैक्ट्स उसके अंदर अवेलेबल हो, बट कोशिश ये करनी है कि आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से हो, आपके नोट्स अकाउंट्स इस तरह से हो, आपके एनेक्सर इस तरह से हो कि वहां पर इजीली एक जो एंड यूजर है, जो आपका यूजर है, वो समझ सके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिफिकल्ट चीज है तो आप उसे बुक से हटा दो, नहीं, आपको उसे कंसिडर करके रखना है। मे बी अगर यूजर नहीं समझ पा रहा देन इट मे बी ओके, बट इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एंड यूजर इजीली समझ सके। क्लियर है बात? नेक्स्ट ये था हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट इस प्रकार होनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस प्रकार होनी चाहिए कि वो आसानी से समझी जा सके। दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव बैलेंस शीट, क्वालिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे चलते हैं।
दूसरा दूसरा वो कह रहा है कि रेलिवेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेलिवेंस। इट मींस ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजफुल है यूजर के लिए, आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि फेक इंफॉर्मेशन, दैट मींस कि आपके बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, बट आपने उसे फिर भी लिखा हुआ है, आपने फिर भी यानी एंड यूजर को क्या गुमराह करने के लिए इंफॉर्मेशन डाली हुई है। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देनी है विच इज रिलेवेंट टू योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस से रिलेट करती है, जिससे जो एंड यूजर है उसके फाइनेंशियल डिसीजंस पर इंपैक्ट आ सकता है। अगर वो आप फैक्ट्स छुपाएंगे, अगर आप वो फैक्ट्स नहीं बताएंगे, तो एंड यूजर गलत डिसीजन ले सकता है, एंड यूजर को जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको वो सारे के सारे फैक्ट्स बताने हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन देनी है, बट विच इज यूजफुल फॉर द यूजर्स, विच इज रेलिवेंट फॉर योर बिजनेस, विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो आपके बिजनेस में इंपैक्ट नहीं करता है, जो आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपको वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ यूजर्स। मतलब अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि अगर इसे एंड यूजर पढ़ेगा, एंड यूजर अगर देखेगा तो वो क्या सोचेगा, उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जा सकता है। बट आपको उसे गुमराह नहीं करना है, गलत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। Information has the quality of relevance when it influences the economic decisions of users by helping them evaluate past, present or future events or confirming or correcting their past evaluations. ठीक है, इट मींस पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में आपने क्या प्लान किया हुआ है। अगर आपने प्रेजेंट किया हुआ है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को अपनी बुक्स में मेंशन कर सकते हो, व्हिच इंपैक्ट्स द डिसीजंस ऑफ द एंड यूजर्स। Information about financial position and past performance is frequently used at the basis for predicting future financial positions and performance and other matters in which users are directly अगर हम बात करें किसकी, डिविडेंड की बात करें, वेजेस पेमेंट की बात करें, शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, इवन एबिलिटी की बात करें कि एंटरप्राइज अपने ड्यूज को पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपको ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी, यूजर को प्रोवाइड करनी है। दैट सिंपली मींस कि सारी के सारी बैलेंस शीट, सारी के सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इस प्रकार होनी चाहिए कि विच इज रिलेटेड टू यू, विच इज यूजफुल फॉर द डिसीजन मेकर, कि जो डिसीजन मेकर है, जो भी एंड यूजर है, वो अच्छे से डिसीजन ले सके। बस इतना ही इस जो रेलिवेंस का मीनिंग है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि रिलायबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इंफॉर्मेशन? रिलायबल। इट मींस अगर जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, उस पर भरोसा किया जा सके, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे ट्रस्ट किया जा सके। इट मींस ऐसी इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट में नहीं होनी चाहिए जिस पर क्या ट्रस्ट ना हो, जिस पर कोई रिलायबिलिटी ना हो, जिसका कोई बेस ना हो, बेसलेस ट्रांजैक्शन, बेसलेस इंफॉर्मेशन ना हो। कहता है कि टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, इंफॉर्मेशन हैज द क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बायसनेस। इट मींस उसके अंदर कोई मिस्टेक्स ना हो, मटेरियल एरर ना हो। मटेरियल एरर का क्या मीनिंग हुआ? मटेरियल एरर का मीनिंग ये हुआ कि अगर वो एरर नहीं होती तो आपका बिजनेस बिल्कुल अलग स्थिति में दिखता, आपके बिजनेस की पोजीशन बिल्कुल अलग दिखती, हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत खराब दिखता। तो आपको जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो नहीं छुपानी है, वो नहीं आपको क्या करनी है, गलत करनी है। और दूसरा बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस का मतलब क्या हुआ कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिखाई है वो अपने फायदे के हिसाब से दिखाई है। जहां पर आपको लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रही है, आपने उसे हाइड कर दिया है, आपने उसे प्रेजेंट नहीं किया, आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा इवेंट जो आपके बिजनेस को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। मान के चलिए किसी पार्टी ने कोई क्लेम कर दिया है, आपकी कोई फ्यूचर में ऐसी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी बनने वाली है जिससे कि आपके बिजनेस को बहुत ये मेजर इंपैक्ट हो सकता है। आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होंगी। अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उस फैक्ट्स को छुपा रहे हैं, दैट मींस आप ट्रस्ट क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो रिलायबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है, ये रिलायबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए यानी आपको क्या करना है, जो भी आपके बिजनेस को एक मेजर इंपैक्ट दे रही है, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपके बिजनेस या एंड यूजर के डिसीजन को बदल सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन रिलायबल नेचर की होनी चाहिए। आपको उसे बुक्स में मेंशन करना पड़ेगा। आपको क्या होगा, सारे के सारे डिस्क्लोजर उसके हिसाब से देने होंगे। तो आपको हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है which is useful for the end user, जो एंड यूजर के लिए यूजफुल है और जिससे आपकी रिलायबिलिटी बनी रहे, बिजनेस की वैल्यू बनी रहे। नेक्स्ट है आपका कंपेरेबिलिटी।
नेक्स्ट वन इज द कंपेरेबिलिटी। इट मींस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस प्रकार होनी चाहिए, इस तरह से बनी होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में बनी होनी चाहिए कि अगर मैं एक साल का दूसरे साल से कंपेयर करूं, मैं पिछले साल की कंपैरिजन अगर करंट ईयर से करूं और अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहूं, अपनी पोजीशन चेक करना चाहूं कि मेरी नेटवर्थ बढ़ी है या घटी है, या मेरा प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, तो मैं इजीली कर सकूं। इवन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार होनी चाहिए कि अगर मैं अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस से कंपेयर करूं तो वो भी इजीली कंपेरेबल हो। इट मींस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक क्वालिटी ये भी है कि वो कंपेरेबल इन नेचर होनी चाहिए, कि पास्ट ईयर में क्या था, करंट ईयर में क्या है, उन दोनों का कंपैरिजन आसानी से किया जा सके, एंड यूजर डिसीजन ले सके कि कहां कंपनी ने अच्छा किया है, कहां कंपनी ने खराब किया है, कहां कंपनी की एसेट्स बढ़ी है, कहां कंपनी की एसेट्स घटी है, कहां कंपनी की लायबिलिटी बढ़ी है, कहां कंपनी की लायबिलिटीज घटी है, कहां कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, कहां कंपनी का प्रॉफिट घटा है। इट मींस कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ है, या ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से आपको सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो गया है, वो आपको बताना होगा। तो आपकी कंपेरेबल होनी चाहिए बैलेंस शीट। यूजर्स मस्ट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू टाइम in order to identify trends in the financial position, performance and cash flow statement। तो ये आपको कंपैरिजन का पार्ट दिखाना होगा। नेक्स्ट है आपका मटेरियलिटी। हम मटेरियलिटी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में समझ चुके हैं, जब हमने इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो मटेरियलिटी हम समझ चुके हैं। बट फिर भी मटेरियलिटी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो मटेरियल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके डिसीजन को बदल सकती है, आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं कोई बदलाव कर सकती है, एंड यूजर के डिसीजन को चेंज कर सकती है, तो वो आइटम मटेरियल है, आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा, आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट अगर कोई आइटम इमैटेरियल है, आप उसे अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि स्टेशनरी का, हमें पता है हमने जो भी एक साल में स्टेशनरी खरीदी है वो सारी के सारी स्टेशनरी यूज नहीं होने वाली है, लेकिन हम उसे एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं। जबकि हमें पता है कि हो सकता है 2-4 रजिस्टर आपके अगले साल यूज होने हैं, बट हम फिर भी उसे इसी साल पूरे खर्चे में चार्ज कर देते हैं। इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर की बात करें, स्टेपलर की बात करें, छोटे छोटे आइटम वो हैं तो, लेकिन कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, लेकिन हम उसे पूरे के पूरे करंट ईयर में चार्ज कर लेते हैं। अगर हम उसे करंट ईयर में चार्ज कर लेते हैं, दैट इज हम उसे कंसिडर कर लेते हैं एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे सिर्फ अकाउंटेंट का काम बढ़ेगा, उससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो डिसीजन लेने वाले हैं उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर नेचर ऑफ बिजनेस अगर इस तरह का है कि उससे आपके डिसीजन पर इंपैक्ट पड़ रहा है, वो फाइनेंशियल इंपैक्ट डाल रहा है आपके डिसीजन पे, तो आपको उसे एज अ कैपिटल आइटम कंसीडर करना है, ना कि रेवेन्यू आइटम। आप उसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ना कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। ये था हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग ये है कि आप जो भी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे रहे हैं, आप कैश फ्लो बना के दे रहे हैं, आप बैलेंस शीट बना के दे रहे हैं, आप नोट्स अकाउंट्स बना के दे रहे हैं, चेंज इन इक्विटी बना के दे रहे हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। देखो, अगर आपने एरर करके अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आप पब्लिक को, एंड यूजर को मिसलीड करना चाह रहे हैं, आप गलत इंफॉर्मेशन देके उसको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इट मींस आपके जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, उसके अंदर यानी फेथफुलनेस होनी चाहिए, उसके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। कहता है टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन मस्ट रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स इट ईदर purports to represent or could reasonably be expected to represent. That simply means, example, balance sheet should represent faithfully the transaction and other events that results in assets, liabilities, equities, enterprise reporting date which meets the recognition criteria। कि जो भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपने किया हो, आपने अपनी मर्जी से, अपनी जजमेंट के हिसाब से कुछ भी ऐसा ना किया हो जो कि एक गलत मैसेज प्रोवाइड कर रही हो। कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है कि जहां पर आपको पता है कि फाइनेंशियल इंपैक्ट है, आपको पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट डाल सकती है, बट आप उसे क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। जब आप मेजर नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आप उसे बुक्स में शो भी नहीं कर पाते। देन इट इज ओके, ये जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं कि जिन्हें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते, बट उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंपैक्ट है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजन पर इंपैक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे गुडविल की बात अगर हम करें तो गुडविल ऑब्वियस सी बात है कंपनी ने खुद जनरेट की है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं।
हैं। अगर हमने खुद कोई जनरेट की है गुडविल, अगर हम खुद अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बना रहे हैं, तो वहां पर जो गुडविल जनरेट हो रही है उससे हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। अब आप सोचिए, गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बट क्या उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है? यस, अगर मैं आज अपने बिजनेस को बेचूंगा, डेफिनेटली गुडविल का इंपैक्ट आएगा, डेफिनेटली एंड यूजर पे उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो वो ये कह रहा है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको मेजर करना मुश्किल है, जिसे प्रेजेंट करना मुश्किल है, वो एज पर ऐसा नहीं कि मेरे बिजनेस के लिए, वो सब बिजनेस के लिए ऐसा ही होगा। इसलिए वो अगर सब बिजनेस के लिए है देन इट इज ओके, वो हम ये मान के चलेगा एंड यूजर कि वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो रखी है। बट यहां पर फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि सिंपल सी बात है, ऐसी चीज जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है, जो एंड यूजर को इंपैक्ट कर सकती है, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल सही देंगे, ये आप मानते हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट, बायसनेस देनी होगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। आप किसी चीज को मिसलीड करने के लिए, एंड यूजर को या पब्लिक को मिसलीड करने के लिए अपने हिसाब से अपने बिजनेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एंड दिस इज द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम इसे ऑलरेडी सीख चुके हैं जब हमने बात की थी कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स की। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मीनिंग ये हुआ कि जो भी उसका लीगल फॉर्म है आपको उसके ऊपर नहीं जाना, सब्सटेंस क्या है उसका आपको वो देखना है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा था कि आपने अगर कोई एक कार अगर उस पे लिए, किस्तों पे ली है, तो रियल में देखा जाए तो ओनर आप नहीं हो। आज आप ओनर नहीं हो जिस दिन आपने कार खरीदी है, यूज आप कर रहे हो, ईएमआई आप पे करोगे, लेकिन आप एक्चुअल में ओनर नहीं हो। ओनर कब कहोगे आप? ओनर तब रहोगे जब आपके पास उसका क्या होगा? टाइटल होगा। और टाइटल कब मिलेगा? जब आप सारी के सारी पेमेंट कर दोगे, जब सारा का सारा आप ईएमआई पे कर दोगे, टोटल वैल्यू जो लोन का लिया हुआ आपने वो पे कर देंगे, उसके बाद आप क्या कहलाओगे? ओनर कहलाओगे। बट जिस दिन आपने कार खरीदी, जिस दिन आपने कार खरीदी, आपको अपनी बुक्स में वो कार दिखानी होगी, जितने की वो कार है आपको उसे दिखाना होगा, जबकि आप लीगल ओनर नहीं हो। इसी को कहता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का मतलब यह है कि उसका एक्चुअल रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि आप ओनर हो, रियलिटी यही है कि आप ओनर हो, बट पेपर में आप ओनर नहीं हो। तो अगर आप ओनर हो तो आपके बुक्स में उसे होना चाहिए, ना कि किसकी बुक्स में? जो कि बैंक है उसकी बुक्स में होना चाहिए। नहीं, बैंक की बुक में तो लोन होगा, बैंक की बुक में क्या होगा? लोन, की बैंक ने आपको लोन दिया है, पर कार आपकी बुक में दिख रही होगी कि आपने क्या किया? कार खरीदी है। साथ में आपने लायबिलिटी भी क्रिएट कर ली होगी आपकी, आपको पेमेंट करनी है, और जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे आपकी लायबिलिटी कम होती जाएगी, साथ में जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो आपका पीएनएल में चार्ज होता रहेगा। और जिस दिन आप सारा पेमेंट कर दोगे उस दिन आपका सारा लोन खत्म हो जाएगा, उस दिन आप कार के ओनर बन जाओगे। बट ओनर बनने से कोई लेना देना नहीं यहां पे, इन द सेंस कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब यह है कि जिस समय आपके पास देखा जाएगा कि रियलिटी क्या है, लीगली क्या है वो मैटर नहीं करेगा, रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि आप ओनर हो, तो आपकी बुक्स में वो कार दिखनी चाहिए। इसी को हम कह रहे हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि सारे ट्रांजैक्शन न्यूट्रल होने चाहिए। आप ये सोच के चलेंगे कि हम कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे, ना ही हम कर रहे हैं, तो आपकी बैलेंस अगर फ्री फ्रॉम बायसनेस है, आपको कहीं कोई ऐसा मोटो नहीं है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना है, आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत प्रेजेंट करना है, आपको जबरदस्ती इसे अच्छा दिखाना है जबकि वो अच्छी नहीं है, या आपको बहुत अच्छा दिखाना है जबकि वो नॉर्मल है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलिटी। कि आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, जैसा बिजनेस में हो रहा है आप वैसा ही आप क्या कर रहे हैं? आउटसाइडर को प्रेजेंट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी। Correct. To be reliable, the information contained in financial statement must be neutral, that is free from biasness. Financial statement are not neutral if by the selection or presentation of information they influence the making of decisions or judgment in order to achieve a predetermined result or outcome. It means आपने पहले ही सोच लिया था कि मेरे को तो ये इतना प्रॉफिट दिखाना है, कैसे दिखाना है वो मैटर नहीं करता, पर मुझे इतना प्रॉफिट दिखाना है, यहां प्रॉब्लम है। इट मींस कहीं ना कहीं आप न्यूट्रल नहीं है, आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बैलेंस शीट को हम कहेंगे कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के नीचे हिसाब से नहीं है, वो उसे रिलायबल नहीं कहा जाएगा, उसे न्यूट्रल नहीं कहा जाएगा।
नेक्स्ट है आपका प्रूडेंस। प्रूडेंस का क्या मीनिंग हुआ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसे अच्छे से। प्रूडेंस का मतलब ये कि फ्यूचर में अगर कोई आपको नुकसान होने वाला है तो उसे आप कंसिडर कर लीजिए, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। इसे हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, प्रूडेंस से कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। इट मींस पहली बात तो आपको सारे के सारे डिस्क्लोजर देने हैं। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन, जो भी आपका इवेंट, जो भी आपका एक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, आपको उसे टोटली डिस्क्लोज करना है, फुली डिस्क्लोज करना है। दूसरा कह रहा है फेयर होना चाहिए। फेयर का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा कोई एरर ना करो आप जानबूझ के कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छा दिखा दे, ऐसी कोई एरर नहीं करोगे। इट में से फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, कहीं आपने जानबूझ के कोई गलती ना की हो। क्लियर है बात। और क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए कि जो आपको लगता है, एडिक्वेट का मतलब ऐसा आप डिस्क्लोज करेंगे तो पूरी बैलेंस शीट डिस्क्लोजर से भर जाएगी, नहीं। जो एडिक्वेट है, एडिक्वेट का मतलब कहीं ना कहीं ऐसी डिस्क्लोजर जो एक फाइनेंशियल इंपैक्ट दिखा रही है, जो एक डिसीजन मेकर के डिसीजन को बदल सकती है, जो मैनेजमेंट के डिसीजन को बदल सकती है, आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको भी पता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम गैप के हिसाब से बनाते हैं। इट मींस यहां नहीं, ऑल ओवर इंडिया, आप ऑल ओवर वर्ल्ड अगर उसे रीड करेंगे तो सेम कंडीशन में रीड किया जाएगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर इंडिया, एज पर IFRS, एज पर यूएस गैप। ठीक। दूसरा कहना है डिस्क्लोजर शुड बी फुल एंड फाइनल टू सो दैट यूजर्स कैन करेक्टली असेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। अल्टीमेटली क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा, हमने जितने भी प्रिंसिपल सीखे उन सब प्रिंसिपल में ये सीखा कि क्या होना जरूरी है, कंप्लीटनेस होना जरूरी है। बस ये समझ लीजिए, जितने भी हमने प्रिंसिपल सीखे कंप्लीटनेस होना चाहिए। इट मींस फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम एरर और फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, और उसके अंदर आपका क्या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो, आपने विंडो ड्रेसिंग ना की हो, ये सारा का सारा यही है। इट मींस हमारा पर्पज ही क्या है कि बैलेंस शीट जो आपकी बने हो कंप्लीट हो, और कंप्लीट का मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं किसी चीज को बाउंड ना कर रही हो। जैसा है आपने वैसे ही दिखाया है, जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, आपने दोनों को क्या किया, एक जैसा प्रेजेंट किया है। Correct. To be reliable, the information in financial statement must be complete within the bound of materiality and cost. An omission can cause, देखो यार ध्यान रखना, an omission can cause information to be false or misleading and thus unreliable and deficiency in terms of its relevance. It means अगर आपने कोई गलती की है, आपने कोई ओमिशन की है, चाहे वो जानबूझ के हो चाहे आपके अनजाने में हो, गलती हुई है, अगर आप उसको यानी क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब गलती होने का सारी इन्फॉर्मेशन गलत दिखाना, मिसलीड करना, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, डेफिशिएंसी आ गई आपके रेलिवेंस में। इट मींस आपने सारा जो भी काम किया था सब बेकार हो गया। तो कंप्लीटनेस होनी जरूरी है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि एक बैलेंस शीट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट है, हमने सारे डिस्कस किए हैं, अच्छे से समझे हैं। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको सबसे पहले इसे देखने का मौका मिले। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू।